बेटा आप सबको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? कुछ किसी को अंदाजा हो? बोलो बेटा, किसी को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? प्रख्यात, कुछ पता है? बोलो, किसी को भी कुछ पता हो? कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है ना। चलो ठीक है। कहाँ कहाँ एनर्जी स्टोर करती है? ये तो सही है, कैपेसिटर जो होती है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है, बैटरी वैटरी जैसे कुछ। बैटरी नहीं होनी, अब क्या होता है डिफरेंस वो अपन सीखेंगे थोड़े दिनों बाद। हाँ लेकिन ये एनर्जी स्टोर करने के काम आती है, ये तो ठीक है। तो जो कैपेसिटर होगा वो आपके पास एक एनर्जी स्टोर डिवाइस होगा, ये अपन ने ध्यान रखना है। किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो लिख लो। कैसे? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता ना, तो बोल दे भैया चार्ज के फॉर्म में, चार्ज वाले फॉर्म की एनर्जी होती है। तो ये छोटा सा एक लाइन है, लिख लो, काम आएगी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल एनर्जी। जो भी आप इनमें समझते हो टेक्नोलॉजी लिख लो, कोई नया है नहीं समझता कोई बात नहीं। क्लियर है बेटा? तो ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे समझेंगे, जरा उसको एक एक करके अपन सोचते हैं। आपको पता है बेटा चार्ज क्या होता है? किसी को पता हो? किसी को पता है चार्ज क्या होता है? चार्ज बेटा वो प्रॉपर्टी होती है जिसके से अपन किसी को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। यही चार्ज जब किसी अपन एक आइसोलेटेड कोई कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर मतलब वो जिसपे चार्ज फ्लो हो सके, और उसको हम अगर चार्ज देते हैं, तो चार्ज देना शुरू किया तो क्या होगा? यहां से मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, चार्ज लगातार स्टोर होता चला जाएगा और दोगे बढ़ता जाएगा। आप बताओ कितना चार्ज ये मैक्सिमम कैरी कर सकता है? ये ऐसे कहानी है। मतलब यहाँ पे देखो पढ़ना कम, थोड़ा पहले बातें करेंगे। आज पहला दिन है ना कैपेसिटर का, तो ज्यादा कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जो समझ सकता है हमारी बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मान लो, किसको पकड़ो, खुशी, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ बातें करनी, बुरा मत मानना। आपको खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? सर कुछ भी। कुछ भी। मीठे में क्या खाते हो? चॉकलेट। चॉकलेट? तो कौन सी वाली? डेयरी मिल्क, किटकैट। वो तो मीठी होती कहाँ है, वो तो नाम के लिए बोलते हैं, पता नहीं कैसे मीठा होने लगा वो। चलो मान लो डेयरी मिल्क खाते हो, आप एक दिन में कितना खा सकते हो? 10। 10? 10 छोटी छोटी वाली, 10 रुपए वाली? हाँ 10। 10 रुपए वाली मतलब बड़ी वाली नहीं, मतलब चलो ठीक है, मान लेते हैं 10 है। आपने 10 खा ली। अब मैं आपके सामने एक पैकेट ले आऊं जिसमें 20 और रखी है, आप खाओगे कि छोड़ दोगे? एक दो शायद खा लूं फिर। एक दो और, तो 12 खा लिए मान लो आपने, है ना? लेकिन पैकेट में तो और भी रखी हुई है, फिर क्या करोगे आप? 18 बच्चे हुए, उनका क्या करोगे? रिजेक्ट कर दूंगी। एग्जैक्टली वही स्टेज होती है ना बेटा। जैसे मान लो अपन कोई चीज एक खाते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कोई है हमारे सामने, उसको रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है, रसगुल्ले छेने मैंने आप लोग खाते रहते हो, रसमलाई खाते हो। अब मान लो उसको बोलूं तेरे को पसंद है? कहीं हाँ पसंद है, लो भैया थाल भर के रख दिया, शादी के मंडप पे खड़ा कर दिया, खा के देखो। अब वहां स्टॉल पे आप कितने खाओगे? 2, 4, 10, 50? उसके बाद क्या करते हैं? अरे हटाओ यार, किसी और को खाने तो अपन चलते हैं। एग्जैक्टली था क्या, जब कम था ना आपने दिया पूरा रख लिया, फिर से दिया फिर से पूरा रख लिया। 10 तक तो आपने किसी को बताया नहीं कि मेरे पे टॉफियां भी रखी है ना खुशी? 12-15 हुए, लगा बस बहुत है अब और नहीं, आपने बोला 2 तक ठीक है, उसके बाद रख देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कोई और होगा तो उनको बोलेंगे भैया टॉफी खानी है तो खा लो, मेरे पास रखी हुई है। एग्जैक्टली क्या है,
एक लिमिट के बाद एक्सेप्ट करना बंद हो। ये आपके साथ नहीं, ये हर किसी बॉडी के साथ होता है, हर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ होता है जो किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्टेबल रेंज के ऊपर जो चार्ज आएगा वो छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? आपने किसी एक बॉडी को चार्ज देना है तो वो गया उसमें, जैसे शुरू से देखो आप, 1 गया, 2 गए, 4 गए, 6 गए, सारे नहीं जाएंगे। आप देखो शुरू से आया, कुछ तो आएंगे, उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग बढ़ना स्टार्ट नहीं होगी, धीरे धीरे फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो आएगा वो पता नहीं जहां जाना फेंक देगा, बर्बाद कर देगा, स्लिप हो जाएगा, जो होना होगा उसकी जितनी मैक्सिमम होगा तो उसने ले लिया, अब वो नहीं लेगा। देखो उसका काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे जो होना था हो गया। बट ये हर बार आप कह सकते हैं, आपने एक मीठा खाया, थोड़ा मन को तसल्ली मिली, दूसरा मीठा खाया और मन को तसल्ली मिली, 10 पैकेट खा गए आप, बहुत अच्छा लगा, 12 खा लिए, अब लगा रहे यार यही काम है क्या हमारे पास, चलो रहने देते हैं। एग्जैक्टली क्या है, जितना आपने खाया उतना ही मन को लगा, संतुष्टि हुई। एग्जैक्टली वही होता है, जैसे ही हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें जैसे आपने चार्ज बढ़ाया तो क्या होगा, उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आएगा। अपन ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू KQ/R। अब R की बातें अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हमने बोला हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया, जैसे ये दे रहे, उसका पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ती है। ये अपन ने कुछ बेसिक सी चीजें हैं देखी। तो हमने चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बात सही है कि नहीं भाई? हमें मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर चाहो तो लिख सकता हूँ। तन्वी आप बुरा मत मानना, आपको दोबारा पढ़ाएंगे, KQ/R। तो अगर R इसकी रेडियस है तो भैया चार्ज जितना दोगे पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं? प्रख्यात? यस सर। तो पोटेंशियल बढ़ना ही है अगर हमने चार्ज दिया है तो। इसका मतलब जो चार्ज देंगे वो पोटेंशियल को बढ़ाने के काम आएगा। क्लियर? हल्का ज्वाइन करा आपने? नहीं करा अभी? लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपन देते जाएंगे बढ़ता जाएगा, नहीं, एक लिमिट के बाद आप देते जाओगे तो फेंक देगा, लेगा नहीं अपने पास, बोलेगा बस ठीक है जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया। बट हमको ये समझ में आया कि अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, हमने चार्ज दिया, दैट मीन्स उसके चार्ज को इंक्रीज किया। तो इंक्रीज इन चार्ज जितना आप बढ़ाओगे, जैसे पोटेंशियल लिखा है, ये चार्ज लिखा है, अगर मैंने इसको बढ़ाया तो बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। तो हम यहाँ पे कह पा रहे हैं यार कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, जैसे फॉर्मूला था, मुझे याद था, मैंने लिखा, आपको किसी को याद हो तो लिख सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ ही रहे आप। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू बढ़ाऊंगा तो गारंटी अभी बढ़ेगा यार, तो कोई सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंक्रीज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो जो कोई सब्सटेंस होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर हम उसका चार्ज बढ़ाएंगे तो गारंटी उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, सुनाया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। दिव्यांशी आपको? नो सर। तो हमने कहा अगर हमने पोटेंशियल बढ़ाना है तो चार्ज देना पड़ेगा, तो चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहां तक नोट करो, पहला पॉइंट ही है, पहला तो हो गया, सॉरी दूसरा पॉइंट है, जल्दी से नोट करो अच्छे से। खुशी, आप 12 टॉपिक आ गए थे, ठीक है, आपने किसी को खबर कर दी थी, मैं बोला एक काम करते थोड़ा नमकीन खा लेते हैं, फिर एक आध टॉफी और खा सकते हो कि नहीं? अरे यार बढ़िया से कोई नमकीन की पैकेट लाते हो, आपकी फेवरेट है, उसके बाद एक दो तो फिर ऐसे खा सकते हैं ना अपन एक्स्ट्रा। तो 18 फेंकने की जरूरत नहीं है ना, अपन फिर मतलब ये है कि 10 फेंक सकते हैं, 8 बचा के रख लेंगे, फिर से नमकीन खाएंगे, फिर से खा सकते हैं कि नहीं? दैट मीन्स कई बार क्या होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी ना उससे ज्यादा भी खिलाया जा सकता है। मैंने ऐसा कई बार देखा है, कुछ लोग होते हैं जो शर्त लगा लेते हैं खाने की, वो कहते हैं मैं 1 किलो मीठा खा सकता हूँ, उनको कहें भैया खा के दिखाओ, उसने खा लिया, फिर कहा 5 रुपए देंगे, एक काम करो आधा किलो और खा जाओ, वो भी खा जाता है। तो वही स्टेज है कि अगर हमारे पास इस चीज से संतुष्टि नहीं है, इतना दिया इससे मन नहीं भरा, तो हम बढ़ाने वाले तरीके भी ढूंढते हैं
जिससे किसी को लालच दिया जाए और वो और ज्यादा खा जाए। क्लियर है कि नहीं? तो हम चार्ज की जो भी पॉसिबिलिटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12 इसका दाम मैक्सिमम हो गया अब नहीं लेगा ना, तो थोड़ा नमकीन खिलाएंगे, 2 टॉफी और खिलाएंगे। क्लियर है? तो इंक्रीज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छे से नोट करो, ये इंक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख लो अच्छे से। इंक्रीज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लिया? कोई दिक्कत किसी को? अब मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप होता है, इसको लिख लेते हैं तमीज से। तो लिख लो, जब भी हम कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं और उस पर हमने अगर पोटेंशियल बढ़ाना है तो वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी अभी पढ़ा है। तो हमने एक टर्म इस्तेमाल करा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये देखो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन बोलते हैं सी। रिप्रेजेंट कर दिया, कोई कांस्टेंट चाहिए, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी को हमने कैपेसिटेंस बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। बस वो आपने लिख लिया, देख लो जरा यहां तक, कोई दिक्कत हो तो पूछो। जो भी आपने इंक्रीज करा चार्ज को, जो भी डिक्रीज करा चार्ज को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Q इक्वल टू CV लगाना है। जो C है दिस इज द कांस्टेंट फॉर्म, और जो कांस्टेंट है न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू को अपन ने कैपेसिटेंस के तौर पर याद रखा। C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसे ही अपन ने कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोला है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा, इस फॉर्म से अपन घुमा फिरा के थोड़ा सा और लिख सकते हैं। Q इक्वल टू CV था, तो अगर हमको मान लो C निकालना है तो Q बाई V लिखा जा सकता है। तो कहीं अगर जरूरत पड़े तो अपन ऐसा काम भी कर सकते हैं। यहां से मान लो C निकालना हो तो C इक्वल टू क्या बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो सिंपल से चीजें, कुछ खास कठिन नहीं है। लिख लो, नोट कर लो, मैं हटा रहा हूं। तो इंक्रीज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को अपन ने कैपेसिटेंस बोला हुआ है। क्लियर है? जो इसकी यूनिट होती है वो अपन फैराड के फॉर्म में लेते हैं, और एक फैराड को अपन क्या बोलते हैं, तो वो लिखा हुआ है। कैसे आया? तो मैंने कहा ये छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या, E इक्वल टू क्यू बाय वी। मैंने कहा अच्छा अच्छा, क्यू क्या होता है? तो क्यू तो चार्ज होता है, चार्ज को कूलम लेते हैं तो 1 कूलम लिखा। वी क्या होता है? पोटेंशियल, और पोटेंशियल को वोल्ट में नापते हैं तो 1 वोल्ट। कूलम पर वोल्ट जो ये बनेगी क्वांटिटी, इसे अपन फैराड बोलते हैं। तो 1 फैराड की एक ओनली हो। देखो अच्छे से, तो छोटी सी डेफिनेशन है, हल्का सा ये फॉर्म है, ध्यान रखना है, कभी पूछा नहीं जाएगा बट ध्यान होना चाहिए, हर बार क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा फैराड, क्योंकि यूनिट है ना यार। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो बेटा, किसी को कोई नो दिक्कत? सर, नो सर। ठीक। तो हमने कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्या क्या हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये असर कर सकता है और किन पे असर ये नहीं करता। तो आप देखो ऐसे कि मैंने एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, अब इसको हम चार्ज देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, तो क्या क्या चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं, कोई बता सकता है? देखो अगर ये छोटा है और एक बड़ा है, कौन ज्यादा स्टोर कर सकता है? बड़ा वाला। बड़ा वाला, सीधी सी बात है। मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन हो किसी का, अब तुम लोगों का तो इतना छोटा नहीं होगा,
मान लो किसी का छोटा भाई बहन हो, ठीक है, और एक आप हो, आप 12 टॉफी खा सकते हो, तो हो सकता है वो 6 खा पाए, लेकिन टॉफी के मामले में बच्चे गलत कर सकते हैं अपन को साबित, तो कोई बात नहीं, बट पैटर्न वही है, जो ज्यादा बड़ा होगा ना वो ज्यादा स्टोरेज कर सकता है, यानी कि साइज पे भी ये डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज्यादा स्टोर कर सकता है। सराउंडिंग मीडियम क्या है ना उस पर डिपेंड करता है, कोई और चार्ज पड़ा हुआ है क्या नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर होते हैं जिन पे हमारे पास एक बॉडी पे होने वाले स्टोर चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी जो हो रहा है उसके हिसाब से उसको वेरिएशन को भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इनको नोट करो। फर्स्ट, शेप एंड साइज, वही हो गया ना, बड़ा है तो ज्यादा स्टोर कर सकता है, छोटा है तो कम स्टोरेज कर सकता है। तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर जो होता है उस पर भी कैपेसिटेंस डिफाइन करता है। अब आप दूसरा पॉइंट देखो, आसपास के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो सराउंडिंग मीडियम क्या है, कोई और चार्ज प्रेजेंस है कि नहीं, उन पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ एक बेसिक सी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करेगा, बट ध्यान रखना कोई भी कैपेसिटेंस कभी भी उस बॉडी को आपने कितना चार्ज दिया है उस पे कितना पोटेंशियल है इस पे डिपेंड नहीं करता। वो भी सिखाऊंगा आपको कैसे। ये तीनों पॉइंट नोट करो अच्छे से, तमीज से बिल्कुल। हो गया काम? तन्वी बेटा आपको समझ में आ रहा है कुछ? Yes. ठीक, थोड़ा बहुत पता है चार्ज वार्ज क्या होता है? बस थोड़ा सा नाम पता हो तो भी काम बन जाएगा। एक बार हाँ ना तो बोल दो, पता है कुछ? ठीक है, मत बताओ, कोई बात नहीं। बढ़ते आगे। मैंने कहा ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसके बाद वो फैक्टर जिन पे डिपेंड नहीं करता, अभी वो थे जिन पे डिपेंड करता था, वो फैक्टर जिन पे डिपेंड नहीं करता, तो हमने कहा चार्ज वार्ज पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल पोटेंशियल पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अब पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करने का भी कोई मतलब नहीं। मतलब जो बेसिक फीचर है जिससे अपन ने फॉर्मूला निकाला, तो ना तो ये क्यू पे डिपेंड करता है ना ये पी पे डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम उसी तरह से हो जाती है, तो उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये वो फैक्टर जिन पे डिपेंड नहीं करता, पहले वो फैक्टर थे जिन पे डिपेंड करता था। ये भी लिख लो एक लाइन में। हो गया बेटा? प्रख्यात, मानसी, Yes, sir. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक, अब बढ़ते आगे। मैंने कहा यार कोई हम एक ऐसा कैपेसिटर देखते हैं जो स्फेरिकल आइसोलेटेड सिंगल आइटम है, उसके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा पहले तो अपन चार्ज देंगे, अब चार्ज देने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो चार्ज धीरे धीरे जाएगा और इस पर बढ़ता जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी लगातार बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो मैंने कहा मान लो पोटेंशियल बढ़ गया, आप क्या कर सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं? तो मैंने कहा भैया जितना आना था मैक्सिमम आ चुका, अब और नहीं आएगा, लिमिट जो थी पूरी हुई, अब नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे स्टेज में आप क्या कर सकते हैं? ये बताओ क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा? कोई बता सकता है क्या? क्या कर सकते हैं आगे? कोई बता सकता है? ये जल्दी आ गया।
क्या कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। किसी को याद है? क्या होता था फॉर्मूला? V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। कोई दिक्कत है बेटा? No, sir. मैंने कहा के की वैल्यू डालो, ऊपर क्यू आ जाएगा, और कुछ तो होना नहीं है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्यू इक्वल टू सी भी एक फॉर्मूला बना था, तो सी की वैल्यू क्या होगी? बनेगी कि नहीं? तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। मैंने कहा इसको इधर और बचे हुए को नीचे ले आते हैं। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. ये वैल्यू किसके बराबर है? ये सी को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब जो आइसोलेटेड बॉडी होगी, सिंगल वाली बॉडी होगी, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हल्के से एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले तो चैप्टर में लगेंगे पोटेंशियल के, तो वो हम आपको पढ़ा देंगे बेटा। बट मैंने इसलिए बोला अभी से कंटिन्यू करो, क्योंकि नहीं तो फिर और दिक्कत हो सकती है, फिर छूटेगा नहीं तो फिर रेजिस्टेंस करना पड़ता अपन को। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो फिर से बता दीजिए। अरे इसमें कुछ करा ही नहीं। ये बताओ, स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस आर है, उसका पोटेंशियल क्या होगा? बोलो अर्थ, क्या होगा? के क्यू बाय आर। बस वही मैंने लिखा। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ऊपर था, आर नीचे था, हमने लिख दिया जैसे कहता। कोई दिक्कत है? अब एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था? Q इक्वल टू सी वी। तो इससे C क्या निकलता है? तो मैंने कहा C इक्वल टू निकलता है Q बाय वी। तो हमने यहां पे तो वही करने की कोशिश करी है, बस यहां तो Q लिखा ही था, V को नीचे भेज दिया, तो देखो क्या बनेगा। तो ये यहां पे भेज दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा Q बाय वी, और यही तो C है। कोई दिक्कत? तो जो स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस ये आया। ये क्या है? ये आर पे डिपेंड कर रहा, मतलब इसके साइज पे डिपेंड कर रहा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिसिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो रेशियो में खत्म हो गए। तो इट इज डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप, सराउंडिंग मीडियम में कुछ है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। मीडियम कैसा है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। बट ये चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। यहां तक नोट करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। हो गया बेटा? यस सर। हटाएं इसको। तो आप सबको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन और जरूरी रिजल्ट है।
वो भी सिंगल स्फीयर के केस में, मल्टीपल नहीं है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट इसको याद रखो। लिख लिया? कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। हो गया बेटा? चलो बढ़ते आगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे अर्थिंग कहते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है, इसके पहले अपन ने एक्सप्लेन नहीं करा इस चीज को। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बॉडी को अपन अर्थ कर देते हैं, अर्थ करने से क्या होता है? सर चार्ज अंडरग्राउंड में सेव हो जाता है। अंडरग्राउंड में सेव हो जाता है, मतलब जमीन में चला जाता है, सीधी सी बात है। तो अर्थिंग करने का मतलब क्या है? चार्ज सरफेस का जीरो या यस नहीं? सर। सब लोग जवाब दो। तन्वी बताओ बेटा, अर्थ करने से क्या होता है? मान लो ये मैंने कंडक्टर लिया था, और इसको मैंने ऐसे गाड़ दिया, क्या होगा इससे? तो चार्ज क्यों होता है? जमीन में गाड़ने से क्या होगा? अर्थ हो जाएगा। सर न्यूट्रल सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड होता है अर्थिंग करने। अर्थ करने का मतलब क्या होता है? बोलो। सर न्यूट्रल सप्लाई टू द ग्राउंड। अच्छा, न्यूट्रल सप्लाई टू द ग्राउंड। अरे प्रैक्टिकली मतलब क्या समझा? मैं समझ में नहीं आया, पहले आप समझाओ। कुछ पता है? सौम्या यस सर। कुछ पता है अर्थ करने का मतलब क्या होता है? देखो दो मतलब निकलते हैं। एक तो अपन बोल सकते हैं चार्ज जीरो हो जाए, और दूसरा बोलेगा अगर कोई चार्ज जीरो हो गया तो V इक्वल टू के की तो पोटेंशियल जीरो हो जाए। इन दोनों के अलावा कोई और मतलब समझता नहीं है आदमी। अपन ने क्या मतलब लेना है, ये सच्चाई क्या है, ये आपको पता है कुछ? ये एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करी थी शुरू में, जब अपन पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में ही, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। फिर पढ़ा था चार्जिंग बाय द इंडक्शन। इंडक्शन में बताया था अर्थ करने का। आज पूरा डिटेल में खोलेंगे। तो लिख लो एक लाइन, अर्थिंग का मतलब, जिसको पता था ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। अपन किसी भी बॉडी को अर्थ कर देते हैं, जमीन में टच कर देते हैं। आपने देखा होगा घर में थर्ड वायर जो रहती है, जो अपन बड़े बड़े कोई अप्लायंस लगाते हैं, थर्ड वायर जो होती है, उसे जमीन में गाड़ के रखते हैं, उसको अर्थिंग बोलते हैं अपन। तो अर्थिंग का मतलब होता है उस सरफेस का आपने चार्ज जीरो करने से कोई लेना देना नहीं है, उस सरफेस का अपन को सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल जीरो करने से मतलब है। तो एक लाइन लिख लो, अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जमीन का चार्ज जीरो नहीं होता, जमीन पे हम रेफरेंस पोटेंशियल जीरो लेते हैं, तो जहां से टच करोगे वही तो मिलेगा। तो जब जमीन का पोटेंशियल जीरो है, तो कितना भी इस पे चार्ज हो, इन दोनों के बीच में चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो ऐसे स्टेज में कॉमन पोटेंशियल वही है जो यहाँ है, तो जीरो इसका है तो जीरो इसका, तो रेफरेंस पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। मतलब अर्थ का पोटेंशियल हम रेफरेंस के फॉर्म में जीरो लेते हैं, तो पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू जीरो लेना है। चार्ज से अपन को कोई लेना देना नहीं है। लिख लो जरा एक लाइन, अर्थिंग मीन्स potential at the surface is equal to zero. It never mean that charge on the surface is equal to zero. कभी भी ये मतलब मत निकालना कि वहां पे चार्ज जीरो होगा।
ध्यान रखना, अगर अपन अर्थ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल जीरो की बातें करेंगे, चार्ज जीरो होने ऐसी कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। लिख लिया? कोई दिक्कत है किसी को? जीरो No, तो sir. नहीं लेते। अब वो सिखाता हूं आपको। आज ये बताओ, जमीन पे कितना चार्ज होता है? अर्थ पे कितना चार्ज है? आप सबने पढ़ा होगा, भंडार है। समुद्र में हम बोले कितना पानी है, जीरो तो नहीं कह सकते, बहुत सारा है। तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ चार्ज है भैया जमीन में, तो वहां पे हम चार्ज जीरो कैसे ले लें? अगर आपको दिक्कत है तो आप 5-10 हजार, अरे आसमान से बिजली गिरती है, जमीन गुज जाती, जमीन तो नहीं फटती। पेड़ वेड़ पे गिरे, पेड़ वेड़ फट जाए अलग बात है, तो जमीन बहुत सारा कलेक्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा इन्फिनाइट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं अपने पास। तो अब हम क्या बोलते हैं भैया, कुछ तो मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने अर्थ का कहा कि यार सारी चीजें हम अर्थ के रेफरेंस में लेते हैं, तो वहां पे हमने इसके पोटेंशियल को जीरो माना है, चार्ज को नहीं, क्योंकि चार्ज अर्थ से जा भी सकता है, अर्थ में आ भी सकता है। तो अर्थिंग मींस पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा। ये बेसिक चीज है। क्लियर है? अब ऐसे मैंने यहाँ पे बोला फाइंड द चार्ज ऑन आउटर सेल। अब मान लो हमने इसको गाड़ दिया जमीन में, आउटर वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा वो अपन ने देखना है। तो अर्थिंग करने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या नहीं फर्क पड़ेगा, वो अपन चेक करेंगे एक बार। तो मैंने कहा मान लो एक कोई स्फेरिकल बॉडी ली अपन ने, जैसे आपको दिख रही थी। तो इनिशियली जो स्फेरिकल बॉडी होती है ये क्या होती है, अभी अर्थ नहीं है, पहले वो डायग्राम गलत बना हुआ है। तो ये अगर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव होगा इसमें उतना ही नेगेटिव, जितना भी हो। जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब लेकिन जैसे अपन अर्थ करेंगे तो उसका बेसिक काम ये रह जाएगा कि अर्थ करने पे आपके पास जो सरफेस है उस सरफेस को आप टच कराओगे तो चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। अब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो कैसे जाएगा, तो वो अपन एक बार चेक करके देख रहे हैं क्या क्या कंडीशन बनती है। तो फाइंड द चार्ज ऑन आउटर लेयर, जो हमारे पास बनेगा उसको हम चेक करके देखें। अच्छा एक बात बताओ, ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप ऐसे बताओ, जो आपको एग्जाम्पल पहले दिया था, मैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक का वही एग्जाम्पल दिखाता हूं, जस्ट वेट करो। थोड़ा रिकॉलिंग आसानी से हो जाएगी। एग्जाम्पल याद है आपको? यस सर। अपन ने करा था, जब एक साथ 2-3 पीपीटी खुल जाते हैं थोड़ा सा ये टाइम लग जाता है, जब मीटिंग ऑन चली जाए तुम्हारी। ये बॉडी न्यूट्रल थी, टच कराया या पास में लेके आया, इस पे इंडक्शन हुआ था, ध्यान करो। कुछ नेगेटिव आया, कुछ पॉजिटिव आया, इससे क्या हुआ, फिर हमने अर्थ कराया था, याद हो बिल्कुल। तो समझो अर्थ कराने से क्या हुआ था, जो साइड का नेगेटिव था वो तो यही रहा था, पॉजिटिव अकेला चला गया था। तो अर्थ कराने से कहां इसमें हमारे पास चार्ज जीरो हुआ था, बताओ। फिर अपन ने अर्थ हटा दिया था, फाइनल चार्ज नेगेटिव आ गया था अपने पास नॉन जीरो वैल्यू के साथ। तो अर्थ करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है वहां पे चार्ज जीरो होगा। अर्थ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस सरफेस पे
सिर्फ और सिर्फ उस सरफेस पे हमारा पोटेंशियल जीरो होगा। ये और एग्जांपल देखो आप, पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कराए थे, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था आपने, ये इसमें नहीं है सॉरी, अर्थिंग वाला पार्ट आगे में ही था। अपन ने इसको टच कराया था, चार्ज गया, वहां इंडक्शन हुआ, इंडक्शन से फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जमीन में अंदर चला गया, नेगेटिव अकेला बच गया। तो वही चीज है कि जब अपन अर्थ करते हैं ना, तो पोटेंशियल अपन को सरफेस पे जीरो लेना है। चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में चार्ज के ट्रांसफर को चालू रखेगा तब तक जब तक कि दोनों सरफेस, इसका और इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब अर्थ के पोटेंशियल को अपन जीरो लेते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ द अर्थ अपन ने जीरो ले लिया, तो इस बॉडी का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात को, समझ में आ रहा कि नहीं? सर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जरूरी है कि हमेशा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बेटा, ये पुराने एग्जांपल में अपने पास और कुछ था नहीं बताने को, मैं अभी पूरा डिटेल में एक एक करके कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आज। देखो आज हो जाएगा जिस तरह होगा।